हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हिस्ट्री पॉइंट में। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न सामान्य अध्ययन के जो कि काफ़ी बार एग्जाम में ट्रेंडिंग में पूछे गए हैं। सेशन को शुरू करें इससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल, यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, अग्निवीर, तो कहीं ना कहीं ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आप लास्ट में हमें ये जरूर बताएं कि इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगर आपके कोई प्रश्न है वो भी आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए क्लास को डिले ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48 या अनुच्छेद जो है 52। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अगर पूछ लिए तो न्यायपालिका को और कार्यपालिका को जो अलग किया गया है, ये किया गया है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, अब बात आई है अनुच्छेद 50 की तो हो गई, लेकिन अनुच्छेद 49, 48 और 52 में क्या है? अनुच्छेद 49 की बात करें अगर हम दोस्तों, महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में दिया गया है। अनुच्छेद 48 की बात करें अगर हम, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन संबंधित प्रावधान दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद जो है 49 में क्या दिया गया है प्यारे दोस्तों? कृषि और जो है पशुपालन संबंधी जो है प्रावधान दिया गया है। किसमें? अनुच्छेद 48 में। अनुच्छेद 52 की बात करें हम दोस्तों, तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। किस में किया गया है? अनुच्छेद 52 में। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 50 जो है, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? बाबर और लोधी के बीच, बाबर और हेमू के बीच, मुगल और ब्रिटिश के बीच या अकबर और लोधी के बीच? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है आप हमें बताएं। अगर हम पानीपत की द्वितीय युद्ध की बात कर लें दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो 1556 में हुआ था। कब हुआ था? 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। एक प्रश्न यहां से और बनता है प्यारे दोस्तों कि ये पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था ये किसके किसके बीच हुआ था? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। किसके बीच? हेमू और अकबर के बीच हुआ था। कौन सा? दूसरा युद्ध। अच्छा, बात यहाँ पर पहले युद्ध की आई है, तो पहला जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच हुआ था? बाबर और लोधी के बीच हुआ था। यानी इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बाबर और लोधी के बीच जो है पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। अच्छा, ये पहला युद्ध हुआ कब था ये भी आप जान लें, 1526 में। कब हुआ था भैया? 1526 में पहला युद्ध बाबर और लोधी के बीच हुआ था। 1556 में दूसरा युद्ध, ध्यान रखिएगा, जो है हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अगर पानीपत का तीसरा युद्ध आपसे पूछ ले प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, अगर हम इसकी बात करें प्यारे दोस्तों, तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1761 में हुआ था। कब हुआ था प्यारे दोस्तों? 1761 में जो है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अच्छा, किसके किसके बीच हुआ था ये भी आपसे पूछता है। अहमद शाह अब्दाली के साथ, अहमद शाह अब्दाली और जो है पूरे के जो पेशवा थे उनके बीच हुआ था। किसके? पेशवा से। ये रहे पानीपत के तीनों युद्ध। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस काल में मनुष्य अस्थायी आवास बनाकर रहने लगे थे? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या पूरा पाषाण काल में? तो ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल में जो मानव था दोस्तों, ये इस समय जो है पत्थरों का प्रयोग किया करता था। आप ध्यान दीजिएगा, किसका प्रयोग किया करता था? पत्थरों का प्रयोग किया करता था। मध्य पाषाण में जब ये आता है धीरे धीरे,
तो मध्य पाषाण में ये थोड़ा सा औजारों को नए टेक्निक से प्रयोग करना शुरू कर देता है, लेकिन नव पाषाण काल में ये काफी विकसित हो जाते हैं। इस काल में ही ये मनुष्य जो है आवास बनाकर रहना शुरू कर देते हैं, पशुपालन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे कार्य हैं जो इस काल में शुरू कर दिया गया था। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? नव पाषाण काल। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ जाएंगे। बढ़ते हैं अगले दो प्रश्नों के साथ प्यारे दोस्तों। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन के समय अगर बात करें दोस्तों तो हेंग सांग आया था। कौन आया था? हेंग सांग आया था। कब आया था आपसे ये प्रश्न पूछता है तो 630 से लेकर 643 के बीच में, ईस्वी के बीच में ये आया था। अच्छा, इस समय शासक कौन था? तो मैंने बता दिया हर्षवर्धन थे। अच्छा, एक प्रश्न और पूछता है यहाँ पे, फयान ये भारत कब आए थे? तो ये आए थे 5वीं सदी में। कब आए थे? 5वीं सदी ईस्वी में जो है ये आए थे। कौन? फयान। अच्छा, इस समय राजा कौन था अगर आपसे पूछ ले तो चंद्रगुप्त द्वितीय। फयांग के समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इस समय भारत के राजा थे। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? हम कह सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, भारत की अगर सीमा की बात करें तो सबसे अधिक जो सीमा लगती है वो किस देश के साथ लगती है हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि भारत की जो नेपाल की सीमा है इसकी लंबाई कितनी है। तो नेपाल के साथ बात करें तो 1770 किलोमीटर जो है ये भारत की सीमा को कवर करता है। कौन? नेपाल और भारत की सीमा है। पाकिस्तान की बात करें प्यारे दोस्तों तो पाकिस्तान की जो सीमा कवर करता है 3233 किलोमीटर। कितना? 3233 किलोमीटर ये कवर करता है, पाकिस्तान की सीमा करता है। और चीन की सीमा की बात करें प्यारे दोस्तों तो 3488 किलोमीटर ये जो है चीन की सीमा कवर करता है। और बात आई है बांग्लादेश की यहाँ पे, तो बांग्लादेश की बात करें प्यारे दोस्तों तो सबसे अधिक सीमा कवर करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी जो मानी जाती है वो मानी जाती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो सीमा कवर करता है ये 4156 किलोमीटर। कितना? 4156 किलोमीटर जो कवर करता है ये बांग्लादेश की सीमा करता है। और इसके बाद अफगानिस्तान से भी आपसे पूछ लेता है, तो अफगानिस्तान का जो सीमा है वो 106 किलोमीटर। किसका? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की कितना है दोस्तों? 106 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, चलाया जा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफी बार आपके एग्जाम ये पूछा गया है, इसे आप इंपॉर्टेंट में कर लीजिएगा। आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे किसी भी एग्जाम के तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार ट्रेनिंग में पूछा गया है। अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76 या अनुच्छेद 85। तो भारत के संविधान की अगर बात करें कि जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है वो अनुच्छेद 61 के अंतर्गत चलाया जाता है। किसके? अनुच्छेद 61। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। अच्छा, 75 की बात करें प्यारे दोस्तों तो 75 में जो है मंत्रियों से संबंधित उपबंध हैं। किसमें? 75 में। किससे संबंधित दोस्तों? मंत्रियों से संबंधित उपबंध है। और अगर हम बात करें 76 की तो भारत में महान न्यायवादी का उल्लेख किया गया है। किसमें? 76 में। और 85 की बात करें तो संसद के सत्र में जो है विघटन संबंधित उल्लेख किया गया है। किसमें? 85 में किया गया है। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दफला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है आप हमें बताएं। तो दफला और सिंहपो जो जनजाति है ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम किसके साथ? डी के साथ। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मोंगपा जनजाति पाई जाती है। मोंगपा जनजाति पाई जाती है, डबला जनजाति पाई जाती है और पाई जाती है सुलूंग जनजाति। ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की बात कर ले हम दोस्तों तो सांवरा जनजाति आपसे पूछ लेता है कभी कभी, सांवरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। गौड़ जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और अगर आपसे पूछ ले चेचुत जनजाति कहाँ पाई जाती है तो ये भी आपका कहाँ पाया जाता है? पाए जाते हैं ये अरुणाचल प्रदेश में, चेचुस। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें प्यारे दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश में जो है कोनौरा
सॉरी कनौरा, कनौरा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपका जो है हिमाचल प्रदेश में। कौन सी जनजाति दोस्तों? कनौरा। कनौरा जनजाति कहाँ पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। लाहौली भी जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? ये पाई जाती है आपके जो है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। भील जनजाति पाई जाती है मध्य प्रदेश में जो पाई जाती है दोस्तों। खेरवाल जनजाति आपसे अगर पूछ ले ये कहाँ पाई जाती है, तो खेरवाल जनजाति की बात करें ये भी पाई जाती है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में दोस्तों। कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? कोल जनजाति की बात करें तो ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और मुंडा जनजाति की बात करें तो ये भी जो है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली से, झांसी से, मेरठ से, कानपुर से। तो 1857 का विद्रोह, जैसा कि आपको पता है कि 1857 का जो क्रांति हुआ था, विद्रोह हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था प्यारे दोस्तों? मेरठ से हुआ था। अच्छा, इसके नेतृत्व किसने कहाँ से किया था? तो मेरठ से इसका नेतृत्व किसने किया था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, ये विद्रोह जो हुआ था, इसका नेतृत्व जो है किसने किया था? मेरठ से। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली से जनरल बख्त खां किए थे। कौन दोस्तों? जनरल बख्त खां। ये किस कहाँ से किए थे? दिल्ली से किए थे। अगर हम बात कर लें कि कानपुर से किसने किया था, तो कानपुर से नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहब ने। कहाँ से? कानपुर से। आपसे पूछ लेता है कभी कभी लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल, इनके नाम से बेगम हजरत महल है, वही उन्होंने ही बेगम हजरत महल जो है इन्होंने क्या किया था? बेगम हजरत इन्होंने जो है लखनऊ से किया था। कहाँ से? लखनऊ से। इन्होंने लखनऊ से किया था। आपसे पूछ ले कि झांसी से किसने किया था, तो झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने। इन्होंने कहां से किया था? इन्होंने किया था जो है झांसी से। मेरठ, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरठ में किसने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। तो भारत का जो है सर्वाधिक जस्ता वाला राज्य अगर हम बात कर लें, कौन सा राज्य है प्यारे दोस्तों? ये राजस्थान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो कौन सा राज्य है? उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है प्यारे दोस्तों? उड़ीसा जो है भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पादन करने वाला राज्य है। अब बात आई है कि और कौन कौन से राज्य क्या सबसे अधिक उत्पादन करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों कि धान की सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपसे पूछ ले तो बंगाल है। कौन? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। किसके लिए? धान के लिए सबसे अधिक उत्पादन। गेहूं के लिए आपसे पूछ ले दोस्तों, गेहूं के लिए आपसे अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है गेहूं का, तो ये होता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। और गन्ने का सबसे अधिक पूछ ले, गन्ने का भी सबसे अधिक जो है उत्पादन कहाँ होता है? यूपी में होता है प्यारे दोस्तों। और सबसे बड़ा उत्पादन आलू का पूछ ले तो आलू का भी सबसे बड़ा उत्पादन होता है कहाँ दोस्तों? यूपी में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं। अगर आपसे मूंगफली का पूछ ले दोस्तों, मूंगफली का जो है अगर पूछ ले कहाँ होता है, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में। कहाँ होता है? गुजरात में। और चाय के बारे में पूछ ले, चाय जैसा आपको पता है, मैंने एक पिछली क्लास में पूछा भी था आपसे, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है। कहाँ पे? असम में। कॉफी का पूछ ले, कॉफी मैंने आपको बताया था, कॉफी के लिए आपको बताया था मैंने आपसे पिछली क्लास में, कॉफी का कहाँ पे होता है? ये होता है कहाँ पे? जो है कर्नाटक में। गेहूं यूपी, गन्ना यूपी, आलू यूपी और धान के लिए पश्चिम बंगाल है, ध्यान दीजिएगा। चाय के लिए असम है प्यारे दोस्तों, मूंगफली के लिए गुजरात है और कॉफी के लिए कर्नाटक है। सबसे अधिक उत्पादन करने वाले ये राज्य हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप हमें ये बताएं, तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहे थे। अच्छा, एक प्रश्न और महात्मा गांधी से आपसे पूछ लेता है कि जो है महात्मा गांधी को जो है केसरिए हिंद की उपाधि जो है कब मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी को केसरिए हिंद की उपाधि मिली थी। आपसे पूछता है प्रश्न दोस्तों कि महात्मा गांधी को जो है महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था।
अर्ध नग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल। बहुत ही जबरदस्त ये फैक्ट है दोस्तों, इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम में आपके पूछा भी गया है कि अर्ध नग्न फकीर जो है महात्मा गांधी को किसने कहा था? ये किसने कहा था प्यारे दोस्तों? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। किसने? विंस्टन चर्चिल ने। क्या कहा था महात्मा गांधी को? अर्ध नग्न फकीर। अर्ध नग्न फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी जी को कहे थे। भिखारियों का राजा, महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा अगर आपसे पूछ ले किसने कहा था, तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों आप हमें ये जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही है। आपके कोई प्रश्न है वो आप हमसे पूछ लें कमेंट बॉक्स में। आपने 30 प्रश्नों का कितना प्रश्न सही किया है 30 प्रश्नों में, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक जो अध्यक्ष थे वो अबुल कलाम आजाद थे। अच्छा, एक प्रश्न और, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, केंद्र शासित प्रदेश की बात आई है प्यारे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछता है काफी बार, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनकी राजधानी आपसे पूछता है। तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है, आपको पता है। दादर नागर हवेली की बात करें तो सिलवासा यहाँ की राजधानी है। अगर हम बात करें दोस्तों कि जो है अंडमान निकोबार की यहाँ की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी क्या है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? अंडमान निकोबार की। अच्छा, बात करें अगर हम चंडीगढ़ की राजधानी क्या है प्यारे दोस्तों? चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। और अगर हम दादर नागर हवेली की बात करें, ये इसकी मैंने अभी आपको बताया सिलवासा है। दमन द्वीप की बात करें तो दमन द्वीप की बात क्या करें, यहाँ की द्वीप है। क्या है? द्वीप है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब ये जो है जम्मू कश्मीर का जो है अलग अलग है। ग्रीष्म काल में जो है जम्मू कश्मीर का श्रीनगर हो जाता है और जो है शीतकाल में जम्मू हो जाता है। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख का क्या है? लेह है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 76? तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। बात करें अनुच्छेद 73 की प्यारे दोस्तों, तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का जो विस्तार है, अगर आपसे पूछता है किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 73 में जो है क्या है दोस्तों? संघ की शक्ति का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद किसमें दोस्तों? अनुच्छेद 73 में। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में मैंने आपको बता दिया कि मंत्रियों से संबंधित उपबंध है। और अगर बात करें अनुच्छेद 76 की, तो अनुच्छेद 76 में भारत के महान न्यायवादी का उल्लेख मैंने अभी आपको ऊपर बताया ही था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? बताएं आप हमें कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? बताएं फटाफट हमें कि किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो ये होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी में जो है सिंचाई के लिए आवश्यकता नहीं होती है। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी आपसे पूछ ले पाई जाती है? तो भारत में कुल 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है प्यारे दोस्तों। कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है अगर हम बात कर लें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। काली मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी पाई जाती है, और पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, और बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये 6 मिट्टी जो है भारत में पाई जाती हैं। अच्छा, सबसे अधिक पाई जाने अगर वाली मिट्टी अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान दीजिएगा कि लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी ये मुख्य रूप से सबसे अधिक पाई जाती हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद
106 अनुच्छेद 110 अनुच्छेद 112। तो ध्यान दीजिएगा, संविधान के जो संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है प्यारे दोस्तों। अब बात कर ले हम 106, 108, 110 और 112 अनुच्छेद की, किसमें क्या दिया गया है। तो 106 की बात करें पहले हम, तो ध्यान दीजिएगा प्यारे दोस्तों, 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते की बात की गई है। किसमें? 106 में। 108 की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कि कुछ दशकों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो है प्रावधान है। और 110 में बात करें तो धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। किसमें? 110 में। और 112 में बजट के बारे में बताया गया है। किसमें? वित्तीय वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण जो है बजट, इस किसमें है? 112 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो बात करें कि भारतीय संविधान में सबसे विशेष जो है व्यवस्था इंग्लैंड से क्या ली गई है, तो इंग्लैंड से लिया गया है प्यारे दोस्तों संसदीय प्रणाली। कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है। कहां से? इंग्लैंड से। और संघीय प्रणाली की बात करें प्यारे दोस्तों तो ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा से लिया गया है। कहां से? कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय प्रणाली लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें प्यारे दोस्तों, या कह सकते हैं मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है दोस्तों ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है कहां से दोस्तों? ब्रिटेन से। कहां से? ब्रिटेन से। इंग्लैंड से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली। कनाडा से संघीय प्रणाली। मूल अधिकार कहां से लिया गया? अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? सर्वोच्च न्यायपालिका। ये कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे दोस्तों। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें हम तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? टाइगर्स के लिए, शेर के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए या घड़ियाल के लिए। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है जो है एक जो है ऑप्शन नंबर ए टाइगर्स के लिए ये प्रसिद्ध है। अच्छा, ये कहाँ पे है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में ये स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछ ले तो एक सींग गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? असम में। कौन सा दोस्तों? काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह गेंडे के वाले लिए प्रसिद्ध है। कहां पे स्थित है? ये स्थित है जो है असम में। और अगर हम बात करें जो है प्यारे दोस्तों, एक प्रश्न और पूछता है शेर के लिए, तो शेर के लिए दोस्तों संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई में संरक्षण के लिए मशहूर है तो वो गिर अभ्यारण्य स्थित है। कौन सा? गिर अभ्यारण्य। कहां पे स्थित है? गुजरात में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लग रही होगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जम्पुई पर्वत श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा या अरुणाचल प्रदेश। तो ये कहाँ पर स्थित है प्यारे दोस्तों? ये स्थित है कहाँ पे? त्रिपुरा में स्थित है। तो कहाँ पे? त्रिपुरा में ये स्थित है। अगर हम बात कर लें प्यारे दोस्तों कि जो है जो इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंखला पूछता है, जैसे धौलागिरी पूछ ले अगर आपसे तो बता दीजिएगा धौलागिरी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। आपसे पूछ ले गुरु शिखर कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में है। कौन सा गुरु शिखर? गुरु शिखर कहाँ पे है? राजस्थान में। माउंट एवरेस्ट आपसे पूछ ले दोस्तों ये कहाँ पे है? ये नेपाल में स्थित है। और आपसे पूछ ले दोस्तों माउंट आबू कहाँ पे स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और विंध्याचल श्रेणी कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। और सतपुंडा की बात करें तो ये भी कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? सतपुंडा, सह्याद्री, अरावली, अजंता। बताएं। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है अजंता। कहाँ पे है? आप हमें ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि अजंता पर्वत श्रृंखला किस राज्य में फैली हुई है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में सबसे पुरानी चट्टानें बताई गई हैं। अरावली रेंज राजस्थान, विंध्य रेंज मध्य प्रदेश या धावरवाल क्षेत्र कर्नाटक या शिवालिक रेंज पंजाब। तो ये कहाँ पे है दोस्तों?
ये हैं जो है ऑप्शन नंबर सी, धारवाड़ क्षेत्र, कर्नाटक में। इस प्रश्न का सही जवाब है। अच्छा, चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं आपसे अगर पूछ ले तो ये चट्टानें कुल 6 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की प्यारे दोस्तों? 6 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? आर्कियन चट्टान पाई जाती है, क्रम की चट्टानें दोस्तों। धारवाड़ क्रम की चट्टान पाई जाती हैं। कुन्नप्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। और डक्कन ट्रैम्प क्रम की जो है चट्टानें ये पाई जाती हैं भारत में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 111? तो ये किस में है? अनुच्छेद 124 में। अच्छा, अनुच्छेद 256 में क्या है? राज्य और संघ की बाध्यता के बारे में अनुच्छेद 156 में बताया गया है। अनुच्छेद 152 में दोस्तों राज्य की परिभाषा बताया गया है। अनुच्छेद 124 में मैंने आपको बताया है कि क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किसमें किया गया है? ये अनुच्छेद 124 में किया गया है। किसका? कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महाभियोग चलाए जाने का, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, गठन, इन सब का उल्लेख 124 में किया गया है। अनुच्छेद 111 की बात करें तो विधेयकों पर अनुमति किया गया है। किस पर? विधेयकों पर अनुमति दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 111 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था दोस्तों? ये कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क थे। अच्छा, संस्थापक कुषाण वंश के कौन हैं अगर आपसे पूछ ले तो कुषाण वंश के जो संस्थापक थे प्यारे दोस्तों, ये कुजुल कड़फिसेस थे। कुजुल कड़फिसेस जो थे, ये कौन थे? ये कुषाण वंश की संस्थापक थे। अच्छा, कुषाण वंश की स्थापना कब की गई आपसे पूछ ले तो 15वीं ईस्वी में कुषाण वंश की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? कहाँ पर स्थित है? आप हमें बताएं कि प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या तमिलनाडु? इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो क्या है? उड़ीसा। उड़ीसा में जो है प्रसिद्ध लैगून झील जो है ये स्थित है। डल झील की बात कर ले आपसे, काफी बार प्रश्न पूछता है, आपको मैंने बताया भी है। डल झील कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। आपसे अगर पूछ ले पूलर झील कहाँ पे है तो ये भी आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। आपसे अगर पूछ लेता है वैरी नाग झील कहाँ पर है तो ये भी जम्मू कश्मीर में है। मानस झील आपसे पूछ ले तो ये भी जम्मू कश्मीर है। पिछौला झील आपसे पूछ ले तो राजस्थान में स्थित है दोस्तों। एक चीज और मैंने बताया नहीं दोस्तों कि वुलर झील जो है ये भारत की सबसे मीठे पानी की झील जो है मानी जाती है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे खारे पानी की झील कौन सी है तो सामर झील है। कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों राजस्थान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच की सीमा है? भारत और चीन के बीच की, भारत और म्यांमार के बीच की, भारत और पाकिस्तान के बीच की, भारत और जो है अफगानिस्तान? इस प्रश्न का सही जवाब क्या है दोस्तों? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हम जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ। भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है उसी को हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ सीमा कहते हैं। अच्छा, भारत और चीन के बीच में कौन सी सीमा है? तो भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। कौन सी? मैकमोहन। किसके बीच में है दोस्तों? भारत और चीन के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को समताप मंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। मंडल कितने होते हैं देख लीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। इनसे इनकी कितनी कितनी दूरी है पृथ्वी से? 6 से 12, 12 से 50, 50 से 80, 80 से 70 और 700 से के बाद उससे अधिक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायक से पाया जाता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या ऑक्सीजन? बताएं।
इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है क्या है, ऑप्शन नंबर ए, हीलियम जो है ये सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा सबसे बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आग्नेय आग्नेय सेल कहलाती हैं कठोर सेल, मौलिक सेल या गौर सेल या इनमें से कोई नहीं। तो आग्नेय सेल जो है वो क्या कहलाती हैं, वो मौलिक सेल कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, मौलिक सेल कहलाती हैं। बात करें अगले प्रश्न की। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह गौड़ जनजाति, इरुला जनजाति, पनियान जनजाति या राजी जनजाति। तो इस सबसे बड़े जनजाति अगर आपसे पूछे तो गौड़ जनजाति सबसे अधिक है भारत की। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो प्रथम गुप्त शासक जो थे वो कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप हमें लास्ट में जरूर बताएं कि 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।